हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं मार्गदर्शन शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पूरी मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो साल है ना 2023 का, इसमें बहुत सारी भर्ती आने वाली है, बहुत बम्पर भर्ती आने वाली है। हर किसी भी पोस्ट की बहुत सारी भर्ती आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि 2024 में आपके इलेक्शन है और 2024 में इलेक्शन होते हैं जब, और इलेक्शन से एक साल पहले ना बहुत सारी भर्तियां आती हैं। तो बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं 2023 में, क्योंकि 2024 में आपके इलेक्शन है। समझ रहे हो आप? तो आपको कोशिश करनी है कि 2023 जैसे खत्म होता है, जैसे ही आपकी 1 जनवरी 2024 शुरू होता है, तब तक आपके हाथ में जॉब हो। ठीक है, तो इतनी मेहनत कर दीजिए, इस एक साल में इतनी मेहनत कर दीजिए कि जॉब आपके पास आई जाए। समझ रहे हो आप? चलिए अब शुरू कर देते हैं वीडियो, जब बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो है हमारी आज के इतिहास की वीडियो है ना। इसमें हम आज के इतिहास में क्या डिस्कस करते हैं कि जिस दिन जो भी डेट होती है, जैसे आज क्या डेट है, आज क्या तारीख है, आज तारीख है 8 फरवरी। तो 8 फरवरी को इतिहास में जो भी घटनाएं हुई होंगी, जो भी ऐसी घटनाएं होंगी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमको कौन सी महत्वपूर्ण चीजें देखनी है, हमारे लिए तो वही महत्वपूर्ण चीजें जो हमारे एग्जाम में आ रही है, क्योंकि हमारा तो मतलब अल्टीमेट गोल क्या है, हमको लास्ट में क्या चाहिए, हमको तो अपने पास जॉब चाहिए, और जॉब पाने का तरीका हमारा एग्जाम क्लियर हो, और एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो भी महत्वपूर्ण चीजें, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं, चीजें नहीं, जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है इतिहास में 8 फरवरी की तारीख को, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, पूछी गई हैं, पूछी जा सकती हैं, उन सब चीजों का हम इसमें डिस्कस, उन सब चीजों के बारे में हम वार्तालाप करेंगे, डिबेट करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इतिहास की 8 फरवरी की वीडियो शुरू करते हैं। पहले देखते हैं देश की महत्वपूर्ण घटनाएं, हमारे देश के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, पहले वो देखते हैं। पहला है हमारा 8 फरवरी 1881, मतलब 8 फरवरी 1881 को क्या हुआ था, भारतीय सिविल सेवक और प्रशासक वीटी कृष्णमाचार्य का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? जन्म हुआ था बीटी कृष्णमाचार्य का। बीटी कृष्णमाचार्य का जन्म हुआ था आज के दिन, कब? 8 फरवरी 1881 को। 80-81 है ना, 1881 को, 8 फरवरी 1881 को इनका जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? बीटी कृष्णमाचार्य। तो यहीं पे अगर पढ़ें तो एक सिविल सेवक थे। सिविल सेवक कौन होते हैं? सिविल सेवक कौन होते हैं? अगर आज की बात करें, आज के टाइम की, तो सिविल सेवक कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो यूपीएससी बोलते हैं ना, यूपीएससी की तैयारी करें तो यूपीएससी में एक यूपीएससी सीएससी का एग्जाम होता है। ठीक है, यूपीएससी कंबाइंड सर्विसेज एग्जाम होता है। ठीक है, यूपीएससी उसको कराती है, यूपीएससी, हाँ यूपीएससी कराती है उसकी, है ना। तो वो जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम को जो क्लियर कर देता है ना, वो सिविल सर्वेंट बनता है। और कौन कौन से एग्जाम होते हैं देखिए, आपने सुना होगा, आपने ये सब सुने होंगे। देखिए आईएएस जो होते हैं, आईएएस, आईपीएस हो गया, है ना, आईएफएस हो गया, ऐसे करके बहुत सारी भर्तियां होती है, इसमें आईआरएस हो गया। तो ये सब जो होती है ना, ये सिविल सर्वेंट होते हैं आज के समय पे। जैसे मैं आपको बताऊं, जो आपके कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर कौन होते हैं? डीएम बोलते हैं ना इंग्लिश में, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, उन्हीं को कलेक्टर बोलते हैं हिंदी में। कलेक्टर कैसे बनते हैं? आपको पहले एग्जाम क्लियर करना होगा, फिर आपको जो आपकी कट ऑफ आनी चाहिए, जो आईएएस की कट ऑफ होगी उसके अंदर फिर जो आपकी रैंक, मतलब कट ऑफ की रैंक बनती है, तो रैंक आपकी जब इसके लिए आ जाएगी ना, आईएएस के लिए सबसे टॉप में रैंक आनी चाहिए आईएएस के लिए। स्टार्टिंग के कुछ 60-70-80 के आसपास अगर आपकी रैंक आ रही है तो आपको जो आईएएस मिल जाएगा, अगर आपको आईएएस चाहिए तो। और आईएएस के बाद आप जो है, जो अपनी सर्विस ज्वाइन करोगे, ट्रेनिंग के बाद आप क्या बनोगे? एसडीएम। एसडीएम से आप शुरुआत करोगे, एसडीएम के बाद ही तो सीएम बनते हैं, डीएम बनते हैं एसडीएम के बाद ही। तो कहां से बनता है? आईएएस से। तो आप अगर डीएम समझते होगे, मतलब कलेक्टर समझते होगे, सुना होगा आपने, कलेक्टर तो सभी ने सुना है। तो वहीं से कहां से बनते हैं? इसी से जो आईएएस से बनते हैं। और आईएएस कैसे बनेंगे? यूपीएससी सीएससी की जॉब से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो है आपके सिविल सर्वेंट, मैंने आपको बता दिया कौन होते हैं, प्रेजेंट टाइम में कौन होते हैं। तो ये सिविल सर्वेंट थे कौन? बीटी कृष्णाचार्य। ठीक है, और प्रशासक भी थे, है ना। वो ऐसी प्रशासक कौन होते हैं कि पॉलिटिक्स वगैरह में जिनका जो रहते हैं, काम करते हैं, वो थे। ठीक है, तो अब इनके बारे में, अगर इनके जीवन के बारे में बताओ, पहले हमको जानना है इनका जीवन काल क्या है। तो जन्म इनका कब हुआ? 8 फरवरी 1881 में जन्म इनका हुआ, 8 फरवरी 1881। और फिर जीवन काल में जो इनकी मृत्यु हुई होगी, फिर ये देखेंगे मृत्यु कब हुई। इनकी मृत्यु हुई 14 फरवरी 1964 को इनकी मृत्यु हुई। तो ये इनका जीवन काल है, 8 फरवरी 1881 से लेके 14 फरवरी 1964 तक, ये इनका पूरा जीवन काल है।
ठीक है। अब इन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया है ये हमारे लिए पढ़ना जरूरी है। अगर हम इनको यहाँ पढ़ रहे हैं तो इन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा कुछ ना कुछ किया होगा जिसकी वजह से हम इनको पढ़ रहे हैं, हमारे लिए मतलब अहम है, हमारे लिए अहम है जो हमको इनको पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक तो एक सिविल सर्वेंट है, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। सिविल सर्वेंट उस समय पे होना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, सिविल सर्वेंट सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। फिर इनके बारे में अगर और पढ़े इनके बारे में तो ये कौन थे, ये दीवान थे बड़ौदा के। कहाँ के दीवान थे आपके बड़ौदा के, ठीक है। जो दीवान होते थे ना बड़ौदा, जैसे अलग अलग पहले राज्य थे तो अलग अलग राज्य थे, ऐसे एक बड़ौदा राज्य। बड़ौदा कहाँ पड़ता है, बड़ौदा पड़ता है आपका इस समय पे, बड़ौदा आपका पड़ता है गुजरात में। तो जब भी वही पड़ता था तो वो जो जगह है वहां के क्या थे, वहां के दीवान थे। दीवान वहां के थे तो कब से कब तक वहां के दीवान रहे थे ये भी हमको पता होना चाहिए। कब से कब तक वहां के दीवान रहे थे, जब ये रहे थे 1927 से लेकर 1944 तक वहां के दीवान रहे थे, ठीक है। एक तो इन्होंने ये इंपॉर्टेंट पोस्ट संभाली थी, और इन्होंने क्या इंपॉर्टेंट पोस्ट संभाली थी जिसको हमको पढ़ना है। दूसरी इन्होंने पोस्ट संभाली थी, ये क्या रहे थे, दीवान के बाद ये क्या रहे थे, ये हमारे प्लानिंग कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे। प्लानिंग कमीशन होता था ना, प्लानिंग कमीशन क्या होता है, प्लानिंग कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे थे। अच्छा, प्लानिंग कमीशन क्या होता है, देखिए इस समय पे क्या है, नीति आयोग। आप सबने नीति आयोग के बारे में सुना होगा, नीति आयोग के बारे में आप सभी ने सुना होगा ना। नीति आयोग, देखिए नीति आयोग 2014 से पहले नीति आयोग से पहले मतलब 2014 में बनाया आपका नीति आयोग। अगर आप नीति आयोग के बारे में पढ़ोगे तो नीति आयोग आपका 2014 में बना है। तो नीति आयोग से पहले इसकी जगह पे जो काम करता था वो कौन था, वो था आपका प्लानिंग कमीशन। आप जैसे वो पढ़ोगे, अपनी पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें आप 5 ईयर प्लान पढ़ोगे ना, 5 साल की जो वित्तीय होती थी, जो भी योजनाएं होती थी 5 साल के लिए लाई जाती थी, वो जो है वो यही लाता था, प्लानिंग कमीशन ही लाता था। तो ये जब प्लानिंग कमीशन इनके टाइम पे जब बना था, क्योंकि हमारे देश से आजाद होने के बाद ये जो है उस समय पे भी थे, जो हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तब भी थे, क्योंकि इनकी मृत्यु तो 1964 को हुई है ना, 64 में हुई है, 47 में थे। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे जो हमारी प्लानिंग कमीशन बनी थी ना, उसके ये मेंबर थे। उसके कौन थे, प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे। ओके, तो ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर कब से कब तक रहे थे, 1961 से 1964 तक, 61 से 64 तक, 1961 से 1964 तक। और मैं आपको बताऊं ये कहा, राजस्थान के भी मिनिस्टर रहे, है ना। राजस्थान के इन्होंने मिनिस्टर की पोस्ट संभाली है ना, वो भी इसी कार्यकाल में। ये जो कार्यकाल है आपका, इसी कार्यकाल में 1961 से 1964 तक ये राजस्थान के भी मिनिस्टर रहे, ठीक है। और अगर इनके बारे में बताऊं, हाँ ये जो हमारा वो होती है राज्यसभा होती है ना, दो तरह के हाउस होते हैं हमारे, पार्लियामेंट जो होती है, हमारा संसद जो होता है, 2 तरह के वो होते हैं। उसमें कौन कौन सी, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये राज्यसभा के मेंबर रहे। ये जो हमारी ये होती है, क्या बोलते हैं इसको, संसद होती है, इसमें जो भी जाता है नेता, जो भी यहाँ पे बैठता है लोकसभा या राज्यसभा में, उसको क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। तो जो संसद का सदस्य हुआ, मतलब जो पार्लियामेंट का सदस्य हुआ वही हुआ एमपी, है ना। वही शॉर्ट फॉर्म हो गई एमपी, और पूरा बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट का सदस्य हुआ। तो ये एमपी भी रह चुके हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। कहाँ के, एमपी भी रह चुके हैं ये राज्यसभा में एमपी भी रह चुके हैं, है ना। तो इनको क्या था, नॉमिनेट किया था, इनको नॉमिनेट किया गया था। नॉमिनेट कौन करता है, देखिए मैं बताता हूं आपको। जो राज्यसभा होता है ना, इसमें 12 ऐसे सदस्य होते हैं, 12 ऐसे सदस्य होते हैं, हाथ पे मत जाइएगा, मैं जो बोल रहा हूं सुनिएगा। 12 ऐसे सदस्य होते हैं, इसमें 12 ऐसे सदस्य होते हैं जो प्रेसिडेंट जो होते हैं, हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं, उनके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है, उनके द्वारा चुने जाते हैं। ये अलग अलग फील्ड में चुने जा सकते हैं, जैसे किसी कला के फील्ड में या किसी और फील्ड में, मतलब जो वैसे नॉर्मल फील्ड होते हैं उनमें चुने जा सकते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, लता मंगेशकर जी, वो भी रही हैं, कहां, वो क्या रही हैं, वो भी राज्यसभा की मेंबर रही हैं। और जावेद अख्तर जी, वो भी रहे राज्यसभा के मेंबर, और सचिन तेंदुलकर जी भी रहे राज्यसभा के मेंबर। लेकिन ये कोई पॉलिटिकल पार्टी के तो थे नहीं, किसके मेंबर, ये कहाँ रहे, ये जो आपके 12 मेंबर चुने जाते हैं ना, इनको चुना जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा। तो वो सब जो है इसी में चुने गए। इसी तरह ये भी इसी में चुने गए थे, ये भी जो है चुने गए थे आपके, ये जो है कृष्णाचार्य, बीटी कृष्णाचार्य जो है आपके, ये नॉमिनेटेड मेंबर थे, है ना, जिनको प्रेसिडेंट के द्वारा चुना गया था। तो नॉमिनेटेड मेंबर थे, कब से कब तक रहे थे, ये रहे थे जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर रहे थे, कब से कब तक रहे थे, ये रहे थे आपके नॉमिनेटेड मेंबर जो रहे थे, नॉमिनेटेड मेंबर रहे थे आपके 61 से 64 तक ही आपके नॉमिनेटेड मेंबर रहे थे। कहाँ के, राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर रहे। ओके, तो ये इनके बारे में है, जो इन्होंने इंपॉर्टेंट चीजें जो इन्होंने संभाली है, ये इनके बारे में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। और बताऊं आपको इनके बारे में, लीग ऑफ नेशन का आपने नाम पता नहीं सुना नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ लीग ऑफ नेशन क्या है। लीग ऑफ नेशन
ये लीग ऑफ नेशन में भी भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। लीग ऑफ नेशन क्या है, देखिए आपने इस समय पे सुना होगा एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जिसका नाम है यूएन, यूनाइटेड नेशन, या फिर यूनाइटेड नेशन सुना हो तो हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र आपने सुना ही होगा। तो जो संयुक्त राष्ट्र है कब बना, 1945 में बना। ये 1945 में संयुक्त राष्ट्र बना। तो ये कब बना, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया उसके बाद संयुक्त राष्ट्र बना। लेकिन जो ये संयुक्त राष्ट्र बना ना, इसने एक और संगठन था जिसको हटा के और फिर बनाया गया संयुक्त राष्ट्र। वो कौन सा संगठन था, वो था आपका लीग ऑफ नेशन। ये कब बना था, ये बना था आपका 1920 में, जो 1920 या 1919 में बना था, अब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 1919 या 1920 में बना था। ये कब बना था, जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, वर्ल्ड वॉर 1 जब खत्म हुई, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो इसको बनाया गया लीग ऑफ नेशन को, ये सोच के कि अब जो है ये रोकेगा इसके बाद दोबारा कोई ऐसी लड़ाई हो ना। क्योंकि जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो किसी को पता थोड़ी था कि दूसरा विश्व युद्ध भी होगा। उस टाइम पे तो इसका नाम खाली विश्व युद्ध हुआ करता था। ऐसा थोड़ी था कि पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, कोई प्लानिंग थोड़ी कर रखी थी उन्होंने कि दूसरा विश्व युद्ध करेंगे, ये कोई मूवी थोड़ी है कि दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे। तो उसी की तरह ये खाली इस टाइम पे विश्व युद्ध था, है ना। तो इसको बनाया गया, लीग ऑफ नेशन नाम के एक संगठन को बनाया गया, जिसमें क्या था कि इसमें ये जो है देखेगा कि आगे कभी ऐसी लड़ाई कोई हो ना। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध हुआ, आप सब जानते हैं। तो जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, इसका मतलब ये फेल हो गई अपना कार्य करने में। जब ये फेल हो गई अपना कार्य करने में, तो दूसरा विश्व युद्ध जब खत्म हो गया 1945 में, तो इसको हटा के इसकी जगह पे यूनाइटेड नेशन को बना दिया गया। समझ गया, संयुक्त राष्ट्र इसकी जगह पे बना दिया गया। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र में, भारत को मतलब संयुक्त राष्ट्र नहीं, सॉरी, लीग ऑफ नेशन में भारत को किसने रिप्रेजेंट किया है, लीग ऑफ नेशन में इन्होंने बीटी कृष्णाचार्य ने भारत को रिप्रेजेंट, भारत के वहां पे जाके मतलब भारत का जो पक्ष रखते हैं, अलग अलग कंट्री के अलग अलग देश के पक्ष रखते हैं ना वहां पे। जैसे यूएन की भी बात करूं तो यूएन में भी अलग अलग जो है देशों के वहां पे मेंबर जाते हैं और बताते हैं अपना जो पक्ष है। उसी तरह जो लीग ऑफ नेशन बना था, इसमें जो भारत का पक्ष रखता था वो कौन रखता था, वो इन्होंने रखा था, तो बीटी कृष्णाचार्य, बीटी कृष्णाचार्य, ठीक है, नाम थोड़ा सा है दिक्कत हो रही है लेने में, तो बीटी कृष्णाचार्य, ठीक है, बीटी कृष्णाचार्य जो है ये इसके मेंबर है। देखिए अभी तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ है, क्योंकि लीग ऑफ नेशन कब खत्म हो गया, 1945 में। हमारा देश कब आजाद हुआ, 1947 में। तो इसका मतलब हमारा देश आजाद नहीं हुआ है, तो उससे पहले ये भारत को रिप्रेजेंट करने लगे थे वहां पे। समझ रहे आपको, भारत को पहले वहां पर रिप्रेजेंट करने लगे थे। तो ये इनके बारे में कुछ जरूरी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपको मैंने बीटी कृष्णाचार्य के बारे में बता दिया सारा कुछ, इनका कब से कब तक जन्म हुआ था। ये जो है आपके दीवान रह चुके हैं बड़ौदा के। फिर मैंने आपको बताया ये जो है ये प्लानिंग कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, राजस्थान के भी मिनिस्टर रह चुके हैं। फिर मैंने बताया आपको एमपी रह चुके हैं, मतलब मध्य प्रदेश नहीं, सॉरी, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, कहाँ के, राज्यसभा के, है ना, ये नॉमिनेटेड मेंबर थे वहां पे। फिर मैंने आपको बताया लीग ऑफ नेशन में इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज क्या है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी 8 फरवरी 1897, 8 फरवरी 1897 को क्या हुआ, देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का जन्म, जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था आज के दिन, है ना। कब हुआ था, 8 फरवरी को जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था 1997 में। कब, 1997 में 8 फरवरी 1897, सॉरी 8 फरवरी 1897 को क्या हुआ था, जो देश के हमारे के तीसरे राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन साहब, इनका जन्म हुआ था आज के दिन। तो जाकिर हुसैन साहब, यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे लिखी रही है, हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। तो इनको पढ़ना तो वैसे भी जरूरी हो जाता है ना, इनको पढ़ना वैसे भी जरूरी होता है। अगर ये तीसरे थे तो पहले दूसरे कौन थे, पता है आप लोगों को, पहले दूसरे हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, और दूसरे कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। ये हमारे देश के दोनों पहले प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति थे। और उसके बाद कौन बने, उसके बाद बने जाकिर हुसैन, उसके बाद जाकिर हुसैन हमारे देश के प्रधानमंत्री बने थे, हमारे यहाँ के पहले प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं राष्ट्रपति थे हमारे यहाँ के पहले तीसरे राष्ट्रपति हमारे यहाँ के, है ना, तीसरे राष्ट्रपति हो गए, मतलब प्रेसिडेंट। फिर दूसरे वाइस प्रेसिडेंट रहे थे हमारे यहाँ के, है ना, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट रहे थे, और तीसरे प्रेसिडेंट रहे हमारे यहाँ के, ओके। अगर इनके जीवन काल की बात करें, देखिए जन्म तो इनका यहाँ बता ही दिया, 8 फरवरी 1857, है ना। तो 8 फरवरी 1857, 8 फरवरी 1857 से लेके कब तक रहा है इनका जन्म, 57 नहीं 97, है ना, 57 तो 57 होता है, 97, 8 फरवरी 1897 से लेके कब तक इनका जन्म हुआ है, मतलब कब तक ये जिंदा रहे, ये रहे 3 मई 69 तक, ठीक है, 3 मई 69 तक इनका जन्म रहा है, ठीक है।
तो ये इनका पूरा जीवन काल है। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, जो जो इंपॉर्टेंट इन्होंने पोस्ट संभाली है क्या है, तीसरे हमारे देश के प्रेसिडेंट रहे, राष्ट्रपति रहे और वाइस प्रेसिडेंट रहे दूसरे। और इनके बारे में बताऊं, ये बहुत बड़े मतलब एजुकेशन के बहुत बड़े वो थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे और एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे। जैसे अगर इनके बारे में मैं आपको बताऊं ना, तो जो दिल्ली में आपकी एक यूनिवर्सिटी है, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है ना, उनके उनके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है ना, जितने जो जिन लोगों ने उसको मतलब फाउंड किया है, मतलब बनाया है जिन लोगों ने उस यूनिवर्सिटी को, उसमें से एक ये भी है, ठीक है, उसमें से एक ये भी है, ये वहां के वाइस चांसलर भी रहे। इसके बाद ये जो आपकी AMU है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना आपकी, कहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में जो है, तो ये यहाँ के भी वाइस चांसलर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे देश की जो पहली एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, देखिए एक एजुकेशन पॉलिसी अभी हमारे यहाँ 2020 में आई थी, आप सब उसके बारे में पढ़ा होगा, बहुत जरूरी है, उसमें से बहुत क्वेश्चन आई हो, जरूर पढ़ लीजिएगा। तो एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी 2020 की, उसी तरह जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे जो एजुकेशन पॉलिसी हमारे देश के लिए आई थी ना, उस एजुकेशन पॉलिसी के भी बहुत बड़े सदस्य थे, उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था, जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें। ओके, तो ये किसके बारे में, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, तो ये जाकिर हुसैन जी के बारे में। ओके, चलिए और देखते हैं इनके बारे, हाँ एक चीज और इनके बारे में, सबसे जरूरी चीज है वो तो रह गई, सबसे जरूरी चीज जो इनका क्वेश्चन ज्यादा तो पूछा जाता है, ये तो एजुकेशन वाले तो मैंने बताई दी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो तो रह गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखिए जो जाकिर हुसैन साहब है ना, ये हमारे देश के ऐसे वो हैं, राष्ट्रपति हैं जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा है ना, सबसे कम कार्यकाल वाले जो राष्ट्रपति हमारे देश के रहे वो कौन रहे हैं, वो रहे हैं यहाँ पे जाकिर हुसैन जी। तो इनका जो हमारे जो प्रेसिडेंट रहे, इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है, इनका कार्यकाल रहा है आपका 1967 से लेकर 1969 तक, 1969 तक, 1969 तक ये हमारे देश के क्या रहे, राष्ट्रपति रहे। 67 से लेकर 69 तक 2 साल के लिए रहे। अगर डेट बताओ एग्जैक्ट तो 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक रहे। जैसे मैंने इनकी डेट बताई थी 3 मई तक ये इनकी जीवन काल है ना, इसका मतलब जब इनकी मृत्यु हुई थी तो उस टाइम पे हमारे देश के क्या थे, प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे उस टाइम पे हमारे देश के। तो ये ऐसे राष्ट्रपति हैं हमारे देश के जिनका सबसे छोटा तो कार्यकाल रहा है। दूसरा जो जिनकी मृत्यु अपने ऑफिस में ही हो गई थी, ये अपने ऑफिस में ही थे उस टाइम पे जब इनकी मृत्यु हुई, मतलब जो आपका प्रेसिडेंट जो आपका राष्ट्रपति का ऑफिस होता है ये वहीं पे थे, इनको दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक आया और उसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं हमारे देश के जिनकी अपने ऑफिस में मृत्यु हो गई, कौन से राष्ट्रपति हैं, जाकिर हुसैन साहब। और पूछा जाता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनका सबसे छोटा टेन्योर था, टेन्योर मतलब सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति बने थे, वो कौन थे, वो भी जाकिर हुसैन थे, है ना। बाकी मैंने आपको इनके बारे में बता ही दिया, है ना। तीसरे प्रेसिडेंट थे, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट थे, AMU के वाइस चांसलर रहे, फाउंडिंग मेंबर है किसके, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है दिल्ली में, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है ना दिल्ली में, वहां के रहे हैं, जो जामिया यूनिवर्सिटी इसको बोलते हैं, उसके जो है ये क्या रहे, उसके भी उसके फाउंडिंग मेंबर रहे हैं और वहां के वाइस चांसलर भी रहे हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने इनके बारे में आपको बता दी। ओके, अब इनका कोई अवार्ड मिला है कि नहीं मिला ये भी पता होना चाहिए, कोई अवार्ड इनको मिला है कि नहीं ये भी तो पता होना चाहिए। तो अवार्ड की अगर बात करें तो इनको हमारे यहाँ पे भारत रत्न भी मिल चुका है। क्या मिल चुका है इनको, भारत रत्न भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण और भारत रत्न। देखिए मैंने कई बार आपको बता दिया, ये जो है 4 अवार्ड होते हैं जो सिविलियंस को मिलते हैं, हाईएस्ट 4 सिविलियन अवार्ड होते हैं। सिविलियन कौन होते हैं, जो आम नागरिक होते हैं उनकी तरह जो होते हैं उनको जो मिलते हैं, है ना, ये वो अवार्ड होते हैं। मतलब किसी मिलिट्री वगैरह से या पुलिस वगैरह से बिलोंग नहीं करते ये लोग, है ना। बाकी सब जो होते हैं आम आदमी होते हैं, भले ही इतने बड़े नेता थे लेकिन थे आम आदमी, है ना, भले ही हमारे देश के राष्ट्रपति थे लेकिन थे आम आदमी। तो इनको जो मिले हैं वो इनको ये 2 अवार्ड मिले हैं। तो ये 4 अवार्ड कौन कौन से होते हैं, सबसे ऊपर आता है हमारा भारत रत्न जो इनको मिला है, सबसे जो बड़ा होता है वो होता है भारत रत्न। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण जो इनको मिला है। उसके नीचे कौन सा आता है, उसके नीचे आता है पद्म भूषण और सबसे नीचे पद्मश्री। तो जो ऊपर वाले 2 टॉप के 2 है ना वो इनको मिले हुए हैं, है ना। तो ये 4 अवार्ड है जो मैंने 4 अवार्ड आपको बताया, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये आपको पता होने चाहिए। तो इनको ये कब कब मिले हैं ये भी पता होना चाहिए। तो पद्म विभूषण मिला इनको 1954, क्या मिला इनको, पद्म विभूषण 1954 में। भारत रत्न कब मिला इनको, भारत रत्न इनको मिला 1963 में, ठीक है। तो जब तक ये प्रेसिडेंट बने थे तो इन्होंने अपने आप को वैसे भी स्टैब्लिश कर दिया था, है ना, और वैसे भी अवार्ड जीत चुके थे भारत रत्न और पद्म विभूषण का, ठीक है। तो ये इनके कुछ अवार्ड है जो इनको मिले हैं। तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया जाकिर हुसैन जी के बारे में, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है, 8 फरवरी 1925 को क्या हुआ था, प्रसिद्ध भारतीय ठुमरी गायिका शोभा गुटुर का जन्म हुआ था। तो ये जो शोभा गुटुर जी हैं, शोभा गुटुर जी
इनका जन्म हुआ था। ये कौन है? ये जो है आपकी गायिका है, ये गायिका है जो गुटरू नाम का जो संगीत होता है उसको गाती है। ये गुटरू नाम का संगीत क्या होता है? देखिए बेसिकली क्या होता है, जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है ना, उसके अलग अलग टाइप होते हैं, है ना, उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। जो इंडिया का जो क्लासिक जो सांस्कृतिक संगीत है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। तो उसी में से एक प्रकार होता है आपका ठुमरी। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक और बताया था आपको, एक प्रकार में बताया था क्लासिकल संगीत का अपने का, वो सोचने वाला कुछ प्रकार था, मेरे को याद नहीं आ रहा, याद आता तो आपको बताता हूँ। तो ठुमरी जो है, ठुमरी जो है ये उस वाले संगीत की वो जो है ठुमरी जो उसका टाइप है, उसका जो प्रकार है ठुमरी, उसकी बहुत बड़ी गायिका है। इनको क्या बोला जाता है? ठुमरी की रानी भी बोला जाता है इनको इसी नाम से, क्योंकि सबसे बड़ी जो गायिका हमारे यहाँ पे है ना वो यही है, ठुमरी गाने वाली। ठुमरी क्या होता है? ठुमरी गाना होता क्या है बेसिकली? इसमें होता क्या है, देखिए उसमें क्या होता है कि जब कोई नाच रहा हो, डांस कर रहा हो या कोई चल रहा हो, तो उसके जो पैरों में अगर घुंघरू वगैरह बंधे होते हैं तो उससे आवाज आती है ना, छन 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 करके, या पायल किसी के पैरों में बंधी हो तो छन छन आवाज आती है, तो वो जो होता है उसको ठुमरी बोला गया है। मतलब कुल मिला के या तो ठुमके मारने को ठुमरी बोल सकते हो, या मतलब ठुमके मारने पे आवाज आ रही है, जैसे भी आवाज आ रही है, तो ऐसे जो वो होता है ना, जिन गानों में ये सब जो एलिमेंट है वो लेके आए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? जिसमें घुंघरू का इस्तेमाल हो बाकायदा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका ठुमरी डांस। ठीक है, और ठुमरी कहां से आया है? जो ठुमरी शब्द है ये आया है ठुमकने से। जो ठुमकना होता है, डांस करते हुए ठुमकते हैं ना, तो वो वाला ठुमकना होता है, उससे क्या है, उससे ये ठुमरी शब्द जो है आपका आया है। ये जो प्रकार आया है, जो नाम आया है उससे आया है ना। बेसिकली इसमें काम किसको होता है? जो पायल हो या घुंघरू हो, ऐसी जो चीजें होती है, इनसे जो आवाज होती है, उस आवाज को जो हम अपने गाने में इंक्लूड करते हैं, है ना, जो उनकी ट्यूनिंग होती है ना, तो पायल है उसकी तो ट्यूनिंग ही इंक्लूड करेंगे ना। पायल बोल के थोड़ी काम चलेगा, मतलब गाने में कहीं पायल डाल दिया तो ठुमरी गाना नहीं बन जाएगा, या घुंघरू डाल दिया। पायल की जो है, घुंघरू की जो आवाज होती है ना छन छन करके, उसको जब हम एज ए म्यूजिक लेके आते हैं उसको, वो होता है आपका ठुमरी गाना। तो जो ठुमरी गाना है आपका, हमारा जो राष्ट्रीय संगीत है, जो भारत हिंदुस्तानी राष्ट्रीय संगीत है, या हिंदुस्तानी जो संगीत है हमारा, उसको उसकी बहुत बड़ी गायिका थी, है कौन? शोभा गुटरू जी। शोभा गुटरू जी जो है उसकी बहुत बड़ी कौन है? गायिका है बहुत बड़ी वहां की। अगर इनके अवार्ड की बात करें, है ना, अब इनके अवार्ड की बात कर लेते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया, इनको नाम से किस नाम से पुकारा जा रहा है? पुकारा जाता है कि क्वीन ऑफ ठुमरी, है ना, रानी है ठुमरी की। जो सबसे बड़ी गायक है हमारे यहाँ पे ठुमरी की यही है, इसलिए इनको बोला जाता है क्वीन ऑफ ठुमरी। जैसे अगर लता मंगेशकर की बात करें तो वो क्या बोलते हैं? लता मंगेशकर को बहुत सारी उपाधि मिलती है ना, उसी तरह इनको जो उपाधि मिली हुई है वो कौन सी है? वो है आपकी ठुमरी, क्वीन ऑफ ठुमरी। क्वीन ऑफ ठुमरी मतलब ठुमरी की रानी। तो चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं। इनको कुछ अवार्ड मिले हैं, उस अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। इनको क्या क्या अवार्ड मिले हैं? इनको देखिए पद्म विभूषण का अवार्ड मिला है। किसका मिला है? पद्म विभूषण का अवार्ड, है ना। ये 4 अवार्ड मैंने आपको बताए थे ना। सबसे ऊपर भारत रत्न, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्मश्री। तो जो इनको अवार्ड मिला है तीसरे नंबर वाला है, कौन सा? पद्म विभूषण। ओके, ये जो देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसको भी अवार्ड मिलते हैं ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, तो सबसे ज्यादा ऐसे अवार्ड जिसको भी मिल रहे हैं ना, उसके बारे में तो आप ये समझ लो आपको पढ़ना ही है, जिसको ये अवार्ड मिल रहे हैं। कोई भी अवार्ड ऐसा जो मिल रहा है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है ना, मान लीजिए खेल में कोई अवार्ड दिया गया, खेल में कौन कौन से दिए जाएंगे? खेल में कौन कौन से दिए जाएंगे? जैसे अर्जुन अवार्ड या द्रोणाचार्य अवार्ड, या तो फिर आपका जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछ लिया जैसे आर्मी के लोगों को मिलता है ना, जो आर्मी वाले होते हैं उनको जो अवार्ड मिलता है, मतलब जो आर्म फोर्स से बिलोंग करते हैं उनको मिलता है, जैसे आपका परमवीर चक्र हो गया, वीर चक्र हो गया, ये सब जो मिलते हैं। तो इन सब जिसको भी अवार्ड मिले हुए होते हैं ना, इनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। स्पेशली इनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, उस साल में जो मिला है उनके बारे में पता होना चाहिए। और पहले जो पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट उनको मिला है, क्योंकि जिसको भी मिलता है वो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी होती है, तो उसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए, है ना, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैं डेट वाइज आपको पूरा बता रहा हूँ, ताकि आपको सारे में ढूंढना भी ना पड़े, और आपको डेट वाइज सबको पता भी होगा किसको क्या मिला है, कैसे मिला है, कब कब मिला है, और इनका क्या क्या ये किस चीज में महारत हासिल थी इन लोगों को। जैसे इनकी बात करें शोभा गुटरू जी की, तो इनको किसमें महारत हासिल थी? ये जो ठुमरी संगीत होता है आपका, हिंदुस्तानी जो सांस्कृतिक संगीत है ना, उसमें ठुमरी संगीत जो होता है ना। फिर हम क्या बात कर रहे थे? इनको अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड बताया था मैंने? पद्म विभूषण। कब मिला है इनको पद्म विभूषण? इनको पद्म विभूषण मिला है 2002 में। पद्म विभूषण इनको मिला है 2002 में। तो तीसरे नंबर का सिविलियन अवार्ड बताया, वो मिला है इनको 2002 में। हाँ, एक चीज और रह गई, एक चीज बताना भूल गया मैं, ये कौन सी भाषा में गाती थी, ये भी तो पता होना चाहिए, कौन सी भाषा में गाती थी। क्योंकि भारत में इतनी सारी भाषाएं, 22 भाषा तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ऑफिशियल है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में 22 भाषा लिखी हुई है। जो हमारा शेड्यूल 8 है, उसमें जो है हमारी क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसमें शेड्यूल्स है ना। तो जो 8वां शेड्यूल है, 8वां शेड्यूल क्या कहता है कि हमारे देश में
12 भाषाएं ऐसी हैं जो ऑफिशियल भाषाएं, जो भारत की ऑफिशियल भाषाएं, कोई एक भाषा नहीं है हमारे यहाँ, 12 भाषाएं, ओ सॉरी 22 भाषाएं ऐसी, 22 भाषा ऐसी हैं। तो हमको पता होना चाहिए जब कोई भी हमारे उसमें आता है, मान लीजिए किसी मूवी का जिक्र हो रहा है तो पता होनी चाहिए कौन सी भाषा में बनी हुई मूवी। आजकल तो साउथ की इतनी सारी मूवी आ रही है, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, ये सब मूवी आ रही है, तो और हिंदी की तो चलती आ रही है बहुत सालों से, पंजाबी भी बहुत सारी आती है, तो भोजपुरी आती है मूवी, है ना, असम की मूवी बनती है, असम की मूवी जो है वो, गुजरात की मूवी जैसे इस बार ऑस्कर्स के लिए भेजी गई है, इससे पहले कौन सी भेजी गई थी, जो आपके असम की मूवी थी वो भेजी गई थी। तो इन सब के बारे में हमको पता होना चाहिए, जो अलग अलग लैंग्वेज में हमारे यहाँ मूवी बनती है सबके बारे में हमको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज के बेसिस पे होती है अलग अलग। उसी तरह जो भी चीजें, संगीत है, जैसे इस संगीत भी अलग अलग भाषा में होगा, जैसे अलग अलग मूवी मैंने बताई तो इनमें संगीत भी तो उन्हीं की भाषा में गाया जाता है। उससे क्या पता चलता है? उससे पता चलता है कि अलग अलग भाषा में संगीत भी गाया जा रहा है, तो भाषा है तो संगीत भी अलग अलग होगा। उसी तरह ये कौन सी भाषा में संगीत गाती थी ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जो शोभा गुटरू जी है कौन सी भाषा में गाती थी? ये 2 भाषाओं में संगीत गाती थी। 2 भाषा में कौन कौन सी में? एक तो आपकी हिंदी हो गई, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं अभी आपस में, ये कौन सी है? हिंदी। तो एक तो हिंदी हो गई, दूसरी कौन सी भाषा थी? दूसरी भाषा थी इनकी मराठी। मराठी कहां बोली जाती है? महाराष्ट्र में बोली जाती है मराठी। दूसरी थी मराठी। इन दोनों भाषा में जो है गाना गाया करती थी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? 8 फरवरी 1941 8 फरवरी 1941 1941 में क्या हुआ था? गजलों को भारत के घर घर में जगह दिलाने वाले जगजीत सिंह का जन्म। तो ये जो जगजीत सिंह जी है ना, इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1941 को। आज के दिन 1941 में जगजीत सिंह जी जो है इनका जन्म हुआ था। देखिए ये किस चीज में इनको महारत हासिल थी? इनको महारत हासिल थी गजल में। जो गजल होती है ना, आपने सुनी होगी, गजल गाते हैं लोग, गजल जो गाते हैं उसमें महारत हासिल थी इनको। गजल क्या होता है? देखिए एक तरह टाइप का म्यूजिक ही होता है ना, म्यूजिक की तरह इसको गाया जाता है, लेकिन कहानी सुनाई जाती है गजल में, है ना, अलग अलग कहानी सुनाई जाती है, किसी चीज की कहानी के ऊपर जो बेस्ड होती है और वो सुनाई जाती है। उसमें क्या किसमें होता है? गजल में होता है। तो जो गजल को बहुत ज्यादा, क्योंकि देखिए गजल तो हमारे यहाँ बहुत सालों से चलती आ रही है, लेकिन ज्यादातर जो मुस्लिम गायक होते हैं ना, जो मुस्लिम गायक होते हैं ज्यादातर उनमें चलती है गजल, है ना। तो ये जो है ये मुस्लिम नहीं थे, हिंदू थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई फर्क नहीं है, बस मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर जो गाई जाती है ना गजल, वो मुस्लिम जो गायक होते हैं वही गाते हैं, लेकिन ये भी गाते थे उसमें, है ना, जगजीत सिंह भी गाते थे। और जब इस टाइम पे, जिस समय पे इन्होंने गजल गानी शुरू करी थी ना, उस टाइम पे गजल का क्रेज बहुत ज्यादा कम हो गया था। तो जब इन्होंने गजल गानी शुरू करी, जगह जगह पे जाते थे, गाते थे, तो इन्होंने गजल को इतना ज्यादा फेमस कर दिया। किसने? जगजीत सिंह जी ने गजल को बहुत ज्यादा फेमस कर दिया, है ना, बहुत ज्यादा फेमस कर दिया। तो उसके बाद बहुत ज्यादा गजल जो है सुनी जाने लगी। अगर मैं इनकी बात करूं, इन्होंने बहुत सारे गजल जो है मूवीज में भी गाई है। इनकी एक गजल थी मूवी में, आपको बताऊं मैं, सरफरोश मूवी थी एक, उसमें किसकी है? आमिर खान की मूवी है, आमिर खान की मूवी आपने देखी होगी, उसमें इनकी एक बहुत सुंदर गजल है ना, वो मैंने सुनी हुई है। और भी बहुत सारी गजल है इनकी, बताऊं मैं? जगजीत सिंह को आपने कहा देखा होगा, एक बहुत फेमस एड है इनकी जिसमें आपने इनको देखा होगा। एक पहले एक खांसी की ऐड आती थी, खांसी की कोई दवाई थी, बेनाड्रिल, हाँ बेनाड्रिल की ऐड आती थी। उसमें पहले ऐसे करके खाते थे, उसके बाद आवाज में कुछ खराबी आती थी तो ये पीते थे दवाई, फिर सही हो जाते थे, ऐसे करके थी वो जो बेनाड्रिल वाली ऐड थी, जिसमें वो थी, जो इसमें बहुत फेमस ऐड थी वो। अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह गूगल पे जाके, तो उसमें जो दिखेंगे आपको, वैसे तो आप यूट्यूब वगैरह गूगल पे जाके तो उसका फोटो ही देख सकते हैं, लेकिन जो अभी सामने बैठ के देख रहे होंगे और अभी नहीं जा रहे एकदम वीडियो पूरी करके जाएंगे, तो उन्होंने अगर वो ऐड देखी होगी तो उनको आइडिया हो जाएगा कि कौन थे जगजीत सिंह जी। तो जगजीत सिंह जी जो है इन्होंने बहुत गजल को जो है बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, बहुत ज्यादा, क्योंकि गजल ये गाते थे तो उसको तो प्रमोट करेंगे ही। इनके जीवन काल की बात करूं, है ना, इनका जीवन काल भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी एड मैंने देखी है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा पूरा, पहले तो इनकी मृत्यु हुई नहीं होगी, है ना, बहुत ज्यादा पहले तो इनकी मृत्यु हुई नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने जो एड है अभी बनाई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? जन्म तो इनका 8 फरवरी 1941 को हो गया, मृत्यु कब हुई थी इनकी? मृत्यु इनकी हुई थी 10 अक्टूबर 2011 को। कब? 10 अक्टूबर 2011 को इनकी मृत्यु हुई थी, 10 अक्टूबर 2011 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनको कोई अवार्ड मिला है कि नहीं ये भी पता होना चाहिए। इनको अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो इनको अवार्ड मिल चुका है पद्म विभूषण। कौन सा अवार्ड मिल चुका है इनको? पद्म विभूषण। इनको 2003 में पद्म विभूषण अवार्ड मिल चुका है, 2003 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिल चुका है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया बहुत सारे फिल्मों में भी गाना गाया करते थे। गजल तो इनका था ही, जो इनका पूरा वो था जिसके ऊपर इनका पूरा फोकस था, गजल तो था ही, लेकिन ये बहुत सारी मूवीज वगैरह इन सब में भी गाने गाए जाते गाते थे। एक बहुत बड़े कंपोजर थे। कंपोजर क्या होते हैं? जो गाने होते हैं, है ना, जैसे गाना तो लिख दिया, राइटर जो होगा गाने का उसने लिख दिया, उसके बाद जो पूरा म्यूजिक पीछे का होता है वो सब दिखाया जाता है, मतलब वो सब बनाया जाता है, फिर उसके हिसाब से गाने को देखा जाता है सही बैठ रहा है, सेट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। उसके बाद फिर सिंगर जो होता है, गायक जो होता है, उसको बुलाया जाता है और वो गाता है। तो जो पूरे पीछे वाला पूरा काम तैयार करता है ना, क्योंकि
गाने की फील कब आती है? गाने की फील तो जब भी आती है जब पीछे का म्यूजिक भी उसके साथ साथ चल रहा हो। तो ये जो म्यूजिक बनाया जाता है कंपोजर के द्वारा बनाया जाता है। तो ये जो है बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर भी थे। गजल तो इनका पोर्ट्रेट था ही था, है ना, इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो था ही था गजल, लेकिन ये जो है म्यूजिक कंपोजर भी थे और गायक भी थे, बहुत बार गाने भी गाया करते थे। ओके, ये मैंने आपको इनका जीवन बता ही दिया। जीवन जो है आपका ये ना 10 अक्टूबर 2011 को इनकी मृत्यु हुई थी। 8 फरवरी 1941 को इनका जन्म हुआ था और इनको पद्म विभूषण मिल चुका है कब? 2003 में। चलिए आगे देखते हैं, आज की नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट है आपकी 8 फरवरी 1941 में, 1941 की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 4 लिख रखा था और यहाँ पे 4.1 कर दिया। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि देखिए दोनों घटना जो है 1941 में ही हुई है, इस वजह से मैंने इनको जो है एक ही पॉइंट का दूसरा पार्ट बना दिया। तो जैसे ये फोर्थ था आपका, ये जो थे जगजीत सिंह वाली जो न्यूज की 4 थी, तो जो नेक्स्ट न्यूज है आपकी 1941 की, ये जो है 4.1 हो गई। तो 1941 में क्या हुआ था? 8 फरवरी 1941 में एक तो जगजीत सिंह के बारे में मैंने बता दिया। दूसरी चीज क्या हुई थी? स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी के केल से एक पनडुब्बी के जरिए जापान के लिए रवाना हुए। तो ये किस चीज के लिए रवाना हुए, है ना? ये किस चीज के लिए रवाना हुए? 8 फरवरी 1941 को। देखिए मैंने आपको अभी 1-2 दिन पहले भी बताया था, मैंने आपसे आजाद हिंद फौज का जिक्र किया था, है ना, इंडियन नेशनल आर्मी। आजाद हिंद फौज किसने बनाई थी? आजाद हिंद फौज, है ना, आजाद हिंद फौज बनाई थी आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये 1941 में क्यों गए थे? देखिए ये पता क्या हुआ, मैं आपको पूरी बता देता हूँ हिस्ट्री कैसे कैसे आजाद हिंद फौज बनी। तो 1941 में कांग्रेस के इलेक्शन हुए, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी हमारे यहाँ की, 1941 में, क्योंकि अभी तक हमारा देश तो आजाद हुआ नहीं है, देश तो आजाद हुआ नहीं है अभी तक। तो 1941 में इलेक्शन हुए किसके? आईएनसी, क्योंकि हर एक साल में इलेक्शन होते हैं। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इसमें कौन जीता? इसमें जीते सुभाष चंद्र बोस जी, है ना। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी ना बने इसके प्रेसिडेंट, है ना, वो चाहते थे जवाहरलाल नेहरू बने, है ना। लेकिन जीतिए गए। जीत कौन गए? सुभाष चंद्र बोस जीत गए। तो जब ये सुभाष चंद्र बोस जी जीत गए तो गांधी जी को अच्छा नहीं लगा कि ये जीत गए, है ना। और इनके और गांधी जी के बीच में, सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में और गांधी जी के बीच में जो है थोड़ी सी दिक्कत होने लगी। मतलब आपस में तो लड़ते नहीं थे, जैसे अगर हम कोई दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो जाए तो सीधा लड़ने लगते, ऐसे नहीं लड़ते थे, लेकिन डायरेक्टली ठीक से बात भी नहीं करते थे एक दूसरे से। तो इस चीज से जो सुभाष चंद्र बोस जी थोड़े जो है परेशान हो गए और उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद इन्होंने ये जो पोस्ट थी इनकी प्रेसिडेंट के बीच में छोड़ दी और पोस्ट छोड़ने के बाद ये सीधे भारत से चले गए। और भारत से कहां गए? ये सीधे गए जर्मनी में। कहां गए? जर्मनी गए भारत से सीधे। जर्मनी जो देश है, भारत से जर्मनी गए। और 1941 में क्या हो रहा था? 1941 में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, 39 से शुरू हुआ था ना, 39 से शुरू हुआ था, 1939 से शुरू हुआ था दूसरा विश्व युद्ध और 45 में जाके खत्म हुआ था, 44-45 में। तो अभी चल रहा है विश्व युद्ध, बीच में विश्व युद्ध। तो जर्मनी विश्व युद्ध किस किसके बीच में हो रहा है? दूसरा विश्व युद्ध। एक तरफ तो है आपकी जर्मनी, इटली और जापान, और दूसरी तरफ कौन है आपका? दूसरी तरफ बाकी सब जो भी कंट्री है, जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया। हालांकि यूएस अभी तक आया नहीं है, यूएस तो 41 में आया नहीं था, यूएस तो 43 में बिल्कुल एंड में जाके आया था, है ना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझ लो दूसरी तरफ कौन कौन था? इधर तो हो गया जर्मनी, जापान और इटली, और दूसरी तरफ कौन हो गया? यूएस, यूके, फ्रांस, रशिया और भी जो छोटी छोटी जो यूरोप की कंट्री थी, ये सब हो गए एक तरफ, है ना। बाकी जो इनकी कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया कॉलोनी थी इसकी यूके की, तो इनकी कॉलोनीज भी इन्हीं की तरफ से लड़ रही थी, क्योंकि इन्हीं की कॉलोनी थी, तो इंडिया भी इनकी तरफ से लड़ रहा था। दूसरे विश्व युद्ध में जो भी इंडिया की लड़ाई हुई है ना, वो इसी में हुई, क्योंकि इंडिया ने लड़ाई की थी, वो इसमें आएगी चीज। इस वजह से मैंने पहले बता दिया, इंडिया जो है कॉलोनी थी किसके अंदर आती थी? इंडिया जो है अंग्रेज थे इनके अंदर। तो जो जिसके खिलाफ अंग्रेज लड़ रहे थे, उसके खिलाफ भारतीय भी लड़ रहे थे। हालांकि लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती लड़ रहे थे, जबरदस्ती लड़वाया जा रहा था। ओके, तो 1941 में कहां पहुंचे सुभाष चंद्र बोस जी? ये पहुंचे जर्मनी। तो जर्मनी में जाके हिटलर से मिले। हिटलर से मिलने के बाद इन्होंने हिटलर से मदद मांगी। इन्होंने हिटलर से कहा कि देखो हमारी मदद करो, हमें कैसे भी एक फौज का इंतजाम कराओ ताकि हम अंग्रेजों से लड़ सके। क्यों मांगने गए ये हिटलर से जो है फौज क्यों मांगने गए ये सुभाष चंद्र बोस जी? देखिए इसलिए मांगने गए क्योंकि हिटलर किसके खिलाफ लड़ रहा था? अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था। हमको किसके खिलाफ लड़ना था? हमको किसको अपने देश से आजाद कराना? अपना देश किससे आजाद कराना था? अंग्रेजों से कराना था। और अंग्रेज अभी जो है लड़ाई में लगे हुए हैं। उसी के बाद अगर हम भी विद्रोह कर दें, हमारी भी एक फौज हो और हम भी लड़ाई शुरू कर दें, तो उसके बाद अंग्रेज जो है चारों तरफ से घिर जाएंगे और जल्दी से जल्दी हमारे देश को छोड़ देंगे। ये जो आजाद हिंद फौज है ना, इसी के बाद जो है हमारे देश को सही में आजाद करवाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, है ना। जो लड़ाई वाली हुई थी, उससे पहले तो वही चल रही थी बातचीत वाली यहां से हुई थी सही लड़ाई वाली जो शुरू हुई थी। तो क्या हुआ कि जब हिटलर से इन्होंने मदद मांगी तो हिटलर ने इनसे बोला, देखो अभी मैं तो लड़ाई में बिजी हूँ, ऐसी कोई मेरे पास तो आर्मी है नहीं जो मैंने रख रखी है, सबको लड़ाई के लिए भेज रखा है। तो एक काम कर सकते हो आप कि आप जो है जापान के पास चले जाओ, है ना, जो जापान की आर्मी है वहां चले जाओ
जापान की आर्मी उस टाइम पे कहां थी? जापान की आर्मी उस टाइम पे थी सुमात्रा आइलैंड में। जो सुमात्रा आपका है, सुमात्रा जकार्ता आइलैंड है ना, ये कहां पे पड़ते हैं आपके? जो सुमात्रा और जकार्ता द्वीप है, ये कहां पे पड़ते हैं? अगर आप आज के दिन के मैप को देखने लग जाओ तो सुमात्रा और जकार्ता आपके इंडोनेशिया में पड़ेंगे। हालांकि उस टाइम भी इंडोनेशिया में पड़ते थे। ये है कहां जो आपके सुमात्रा और ये जकार्ता है कहां पे है? ये जो इंडोनेशिया पड़ता है ना, जैसे ये भारत है ना, तो इंडोनेशिया ये भारत मान लीजिए, तो यहाँ पे इंडोनेशिया पड़ता है ना ऐसे ऐसे करके, तो यहीं पे है ये द्वीप, है ना, जकार्ता, इसके आगे सुमात्रा, ये सुमात्रा ये जो है आइलैंड यहीं पे, ये जो द्वीप है यहीं पे। तो ये सुमात्रा आइलैंड और जकार्ता आइलैंड में उस टाइम पे कौन था? ये जो है जापान जो थी उसकी आर्मी थी यहाँ पे। वो यहाँ पे क्या कर रही थी? जैसे जैसे जर्मनी यूरोप के आसपास की सारी कंट्रियों को कब्जा रहा था ना, उसी तरह जापान क्या कर रहा था? जो एशिया की सारी कंट्रीज है उनको कब्जा रहा था। तो इसने ऑलरेडी चाइना का हिस्सा कब्जा लिया था बहुत सारा, है ना, नीचे। फिर इसने वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, ये सब देश भी कब्जा लिए थे, है ना, और इंडोनेशिया भी कब्जा लिया था, इसीलिए तो इंडोनेशिया में बैठा था। और उससे कुछ ही दिन पहले जब ये सुभाष चंद्र बोस जी पहुंचे, कब पहुंचे सुभाष चंद्र बोस जी? 1942 में। क्योंकि जब हिटलर ने मना कर दिया कि मैं नहीं करवा पाऊंगा, मतलब, तो हिटलर ने इनको बताया कि तुमको यहां जाना है, जापान के जो आर्मी है उनके पास जाना है, जो इनके कमांडर है, जो कहां है? सुमात्रा में आपको मिलेंगे। तो उसके बाद 8 फरवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी वहां से निकले जर्मनी से। कहां के लिए? या सुमात्रा के लिए निकले, जापान के उससे मिलने के लिए, जो जापान के आर्मी के कमांडर थे उनसे मिलने के लिए, है ना। तो हिटलर ने बाकायदा इनको एक पनडुब्बी दी थी। हिटलर ने, जर्मनी के जो थे हिटलर, उन्होंने इनको बाकायदा एक पनडुब्बी दी थी, क्योंकि हिटलर का मानना क्या था कि देखो ये भी अंग्रेज से लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। वो वाला किस्सा था, वही वाला सुभाष चंद्र बोस जी का किस्सा था। ये जर्मनी किससे लड़ रहा था? हिटलर किससे लड़ रहा था? अंग्रेजों से। हमको भी अंग्रेजों को भगाना है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया। तो हिटलर ने बाकायदा एक पनडुब्बी दी थी इनको, है ना। और जो ये केल शहर है, ये जो जर्मनी का केल शहर है, यहाँ से वो पनडुब्बी को इनको बिठा के पनडुब्बी में छोड़ा गया। और फिर वो यहाँ से निकले 1941, 8 फरवरी 1941 को यहाँ से निकले और 1942 तक वहां तक पहुंच गए। कहां पे? जापान में पहुंच गए। जो जापान में पहुंचने के बाद पहुंच तो पहले ही गए थे, लेकिन जो आर्मी बनकर तैयार हुई थी वो 1942 में हुई थी, है ना। पहुंच तो गए थे, लेकिन उससे पहले बहुत सारी बातें होती हैं, है ना। आर्मी कैसे कैसे बनेगी, फिर जापान के लीडर से बात करी हुई, कमांडर से, तो उसमें बहुत सारा समय लगता है। आर्मी जो हमारी बनकर तैयार हुई थी आजादी के बाद 1942 में हुई थी। तो क्या हुआ मैं बताता हूँ कैसे बनी। तो उसके बाद जब ये जापान पहुंच गए, जब ये सुमात्रा पहुंच गए जापान के कमांडर के पास, तो वहां जाके इन्होंने बताया कि जी हमको ऐसे ऐसे पूरी सेना बनानी है ना, और हमको कैसे भी सेना बनानी है। तो क्या हुआ, जापान का जो कमांडर था उसने एक आइडिया दिया। क्या आइडिया दिया? कुछ दिन पहले इन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, जापान की जो आर्मी थी उसने, जापान की जो सेना थी, कौन सी? बैटल ऑफ सिंगापुर। बैटल ऑफ सिंगापुर मतलब सिंगापुर का युद्ध। सिंगापुर तो सबने देख लिया होगा, जगह कहां पे? सिंगापुर। तो सिंगापुर को कब्जाने के लिए ये जो थी अपनी जापान की आर्मी से लड़ाई लड़ी। किसके खिलाफ लड़ी? जो ब्रिटिश फोर्सेस थी, मतलब जो अंग्रेजों की फोर्सेस थी उसके खिलाफ लड़ी। और अंग्रेजों की फोर्सेस में कौन लड़ रहा था? अंग्रेजों की फोर्स में लड़ रहे थे आपके जो इंडियन सोल्जर होते हैं। क्योंकि देखिए जो अंग्रेज वाले सोल्जर थे वो कहां लड़ रहे थे? वो तो ऊपर यूरोप वगैरह में लड़ रहे थे। क्योंकि जो अंग्रेज वाले सोल्जर होंगे वो तो अपने देश की रक्षा करेंगे। तो जो भारत में अंग्रेजों का राज था, उनकी जो सेना थी उसमें कौन होता था? उसमें होते थे पुलिस या सेना में भारतीय होते थे, है ना। लेकिन उनको काम किसके लिए करते थे? अंग्रेजों के लिए करते थे। तो ये जो पूरी सेना थी जो जापान से लड़ी बैटल ऑफ सिंगापुर या सिंगापुर के युद्ध में, वो भारतीयों की सेना थी, है ना। उसमें से थोड़े बहुत एक आधा लीडर ऊपर का जो होगा अंग्रेजों का, बाकी सब भारतीय थे। तो ये जो लड़ाई है ना, अंग्रेज की सेना, मतलब जो जिसमें भारतीय थे वो हार गए। तो हार गए तो इन्होंने, जापान की सेना ने जो वहां पे भारतीय थे ना, उन सबको एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर रख लिया। प्रिजनर ऑफ वॉर क्या होता है? प्रिजनर ऑफ वॉर, प्रिजनर क्या होता है अगर हिंदी में बताऊं तो? कैदी जो होता है, जो जेल में रखा जाता है उसको प्रिजनर कहते हैं, है ना। और जो लड़ाई में जो कैदी मिला उसको क्या बोलेंगे? प्रिजनर ऑफ वॉर। तो इन्होंने जो लोग बच गए, है ना, इस युद्ध में, जो भी हार गया, ब्रिटिश की जो फोर्स थी जिसमें हिंदुस्तानी लड़ रहे थे, जब हार गए तो उन्होंने जितने भी सोल्जर बचे उन सबको उठा के और अपने यहाँ जेल में डाल दिया। तो जब नेताजी यहाँ पहुंचे तो नेताजी ने इनसे क्या बोला, जापान के कमांडर से, देखिए आप जो है भारतीय आपने जो अपनी जेलों में डाल रखे, इनसे आप तो कुछ करने वाले हो नहीं, तो नहीं आप अंग्रेजों को इनको वापस करोगे, इनसे आप कुछ करने वाले नहीं हो, मारोगे इनको कभी ना कभी। तो आप क्या करो, इनको मुझे दे दो, इनसे मैं बात करूंगा और हम लोग आपस में मिलकर एक सेना बनाएंगे आजाद हिंद फौज नाम से, है ना। और वो जो सेना होगी उसके बाद उससे हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, है ना। जब सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला तो उसके बाद जो जापान का कमांडर था उसको भी एक आइडिया है। उसको क्या आइडिया आया कि हम यहाँ खड़े हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, है ना। हम यहाँ खड़े हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, तो ऐसा ना करके ये जो हमने पकड़ रखे हैं लोग, ऐसे इनको दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को, ये अपनी सेना बना के वहां लड़ेंगे, अगर जीत गए तो हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा है, हमारे आर्मी भी नहीं बनेंगे और जगह भी हमको मिल जाएगी, है ना। ये प्लान किसने बनाया? जापान ने बनाया। तो मतलब हम अंग्रेजों को भगा देंगे इनके प्लान में, तो ये भी जगह भी मिल जाएगी, जगह क्यों मिलेगी, जब
अपने देश को आजाद कराना है ना, ऐसा तो है नहीं कि अंग्रेजों को भगा के जापान को दे देंगे, अपना देश आजाद कराना है, लेकिन उनका जो सोचना था वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, इसीलिए जो जापान के कमांडर थे उन्होंने सारे के सारे जो पकड़े हुए थे हिंदुस्तानी सब दे दिए सुभाष चंद्र बोस जी को, और उन सब ने मिलकर क्या बनाई, आजाद हिंद फौज बनाई, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो तैयार नहीं हो रहे थे आजाद हिंद फौज में जुड़ने के लिए, लेकिन फिर जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं उन्होंने अपना एक आइकॉनिक भाषण दिया, एक बहुत बड़ा भाषण दिया, जिनमें इन्होंने एक श्लोक उसका यूज किया, इन्होंने है ना, एक वो है क्या बोलते हैं, कहावत जो होती है ऐसे कुछ उसका यूज किया। क्या है वो कहावत, क्या है मतलब, इन्होंने क्या बोला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये सुना है आपने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो इन्होंने बोला था अपनी स्पीच में, जिसमें इस स्पीच के बाद जो इन्होंने पूरी स्पीच दी ना, उसके बाद जितने भी लोग शामिल होने के तैयार नहीं थे आजाद हिंद फौज में, सबके सब उसमें शामिल हुए, और सबके सब शामिल होने के बाद फिर इन लोगों ने लड़ाई शुरू करी, है ना। उसके बाद क्या हुआ था मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ। बाकी जब आपको वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ाएंगे ना हिस्ट्री में, तो वर्ल्ड वॉर 2 में जब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो उसमें वर्ल्ड वॉर 2 भी आएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और भी बहुत सारी चीजें, कोल्ड वॉर वगैरह, शीत युद्ध है ना, कोल्ड वॉर को शीत युद्ध कहते हैं, तो ये सब आपको पढ़ाएंगे। अभी आप ये समझ लीजिए ऐसे ऐसे करके आजाद हिंद फौज बनी, हालांकि उसके बाद हार गई थी, और कैसे कैसे वो हुआ है, कैसे कैसे फिर इसने जो है हमारे आजादी का जो आंदोलन है कैसे कैसे उसने एक तरह से बढ़ा दिया आजाद हिंद फौज ने, ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अभी कुछ दिन पहले मैंने अभी बात की थी आजाद हिंद फौज के बारे में, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, उनके एक कमांडर के बारे में बताया था मैंने आपको। इनके 3 कमांडर थे, उन तीनों में से एक का नाम था ढिल्लो, एक का नाम था पूरा नाम तो गुलबख्श सिंह ढिल्लो था, गुलबख्श सिंह ढिल्लो था एक का नाम, दूसरे का नाम था एक का नाम था प्रेम सहगल, है ना, एक का नाम था प्रेम कुमार सहगल, और एक और थे चांद नवाज, एक का नाम था चांद नवाज खान, ये तीनों थे। तो मैंने वहां पे ये जो ढिल्लो जी है इनके बारे में डिस्कस किया था, इनके बारे में डिस्कस किया था, जब मैंने आपको सारा कुछ बताया था, ठीक है। इनका कैसे कैसे ट्रायल हुआ था, ट्रायल मतलब जैसे जेल में ट्रायल होता है ना, किसी को पकड़ लेते हैं, तो जब आजाद हिंद फौज हार गई तो इन तीनों को पकड़ लिया, पूरे लोगों को पकड़ लिया, तो इनका फिर लाल किले पे पूरा ट्रायल किया अंग्रेजों ने, ये बताने के लिए हिंदुस्तानियों को कि तो आगे से अगर तुम में से किसी ने ऐसी कोशिश करी हमसे लड़ने की, तो हम तुमको भी ऐसी सजा देंगे सबके सामने। जब ऐसी सजा मिली इनको सबके सामने, सबको पता चल गया कि ये जो है आजाद हिंद फौज जो बनाई गई थी, क्योंकि जब तक किसी को पता नहीं था कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई हुई है, क्योंकि नेताजी को तो सब जानते थे, सुभाष चंद्र बोस को, लेकिन इन्होंने फौज बनाई है ये नहीं पता था किसी को, क्योंकि उस टाइम पे फोन वगैरह तो होते नहीं थे कि फोन करके बता दिया नेताजी ने, उनको धीरे धीरे पता चलता, लेकिन जब तक उनको पता नहीं चला, तो जब तक उनको पता नहीं चला, जब तक तो उनको ये लगा कि ये जो फौज लड़ रही है ये जापान वालों ने भेजी है। लेकिन जब इनका ट्रायल हुआ है ना, वहां पे खड़े हुए लाल किले पे, तो सबको पता चल गया ये जो फौज है आजाद हिंद फौज है, इसको नेताजी ने बनाया। इसके बाद इनके लिए सपोर्ट चलता गया, है ना, धीरे धीरे करके इनके लिए सपोर्ट बढ़ा। फिर उसके बाद नेवी को पता चला, जो इंडियन नेवी थी उसने विद्रोह शुरू किया, फिर धीरे धीरे विद्रोह हुआ, बहुत ज्यादा हुआ, उसके बाद अंग्रेज को जाना पड़ा सब विद्रोह के बाद, ठीक है। ये पूरी जब आपको वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ाएंगे या फिर भारत की आजादी पढ़ाएंगे, वर्ल्ड वॉर 2 में तो इसका इतना जिक्र नहीं होगा, लेकिन जो आजादी पढ़ाएंगे ना, भारत की आजादी कैसे कैसे मिली, उसमें इसका जिक्र होगा। जब ये वाला पीरियड पढ़ाएंगे आपका 1941-42 वाला, तो यहाँ पे इसका पूरा जिक्र होगा, है ना। तो उस टाइम पे हिस्ट्री पढ़ाएंगे जब आपको इसका पूरा जिक्र करके एक एक डिटेल के साथ बताएंगे। अभी आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। तो ये सारा हो गया इनके लिए। तो कब कहां के लिए रवाना हुए थे, बेसिकली जापान के जो लीडर थे, यहाँ पे मैंने जापान लिख दिया है, जापान के लिए नहीं सुमात्रा के लिए गए थे, तो जापान के लीडर थे उनसे मिलने के लिए, जापान की जो फौज थी उसके जो कमांडर थे उनसे मिलने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अब देखते हैं, ये तो हो गई आपकी 5 जो है देश के अंदर हुए थे। क्या क्या बताया मैंने, 1881 में क्या हुआ था, 8 फरवरी 1881 में बीटी कृष्णाचार्य जी का जन्म हुआ था। फिर दूसरा 1897 में 8 फरवरी, क्योंकि इनके बारे में मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है, क्या क्या इन्होंने पोस्ट संभाली थी, क्या क्या इन्होंने काम किया था। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया 8 फरवरी 1897 में देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन जी का जन्म हुआ था। तीसरा 8 फरवरी 1925 में ये जो भारतीय गायिका है ठुमरी गायिका शोभा गुटकर जी, इनका जन्म हुआ था, गुटरू जी। फिर नेक्स्ट मैंने क्या बताया आपको, 8 फरवरी 1941 1941 में ये जो है आपके गजलों को जो जिन्होंने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है वो जगजीत सिंह जी, इनका जन्म हुआ था। फिर उसके बाद मैंने क्या बताई, अभी तक की जो लास्ट है 8 फरवरी 1941 1941 में ये जो सुभाष चंद्र बोस जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी से निकले, जापान के जो कमांडर है उनसे मिलने के लिए सुमात्रा जो द्वीप है वहां के लिए। चलिए अब देखते हैं कि विदेश में क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी आज के दिन। विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं, पहली क्या है, 1909 में जो हुई थी, 1909 में पहली घटना हुई थी, क्या है, 8 फरवरी 1909 में यूरोपीय देश जर्मनी और फ्रांस के बीच मरक्को संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये जो 2 देश हैं जर्मनी और फ्रांस, ये कहां पे पड़ते हैं, ये जो आपका महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप है, आपका महाद्वीप है यूरोप का जो महाद्वीप है वहां पे पड़ते हैं दोनों देश। कौन कौन से,
जर्मनी और फ्रांस। तो ये जो दोनों देश हैं, इन दोनों देशों के बीच में एक संधि हुई 8 फरवरी 1909 1909 को। 8 फरवरी 1909 1909 को क्या था उस संधि का नाम? संधि का नाम था मोरक्को संधि हुई। ठीक है, अब ये मोरक्को संधि क्या है? इसके बीच में मतलब हस्ताक्षर हुए, मतलब एक दूसरे ने साइन किए उस पर। अब ये मोरक्को संधि क्या है? देखिए, मोरक्को एक देश है, आप सबने अपने नाम सुना होगा, मोरक्को एक देश है। ये जो मोरक्को देश है ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपका अफ्रीका में पड़ता है। अफ्रीका जो आपका महाद्वीप है वहां पे मोरक्को पड़ता है, अफ्रीका के नॉर्थ में पड़ता है मोरक्को तो देश है। तो क्या हुआ था यहाँ पे? देखिए, ये जो समय है ये 1900 1800 का जो समय था, सारे देश जो है इसी चक्कर में लगे थे कि अलग अलग देशों को कब्जा लिया जाए। जैसे अंग्रेजों ने बहुत सारा हमारा भारत कब्जा रखा था, आसपास के देश कब्जा रखे थे, और भी दूर दूर के बहुत सारे देश कब्जा रखे थे। उसी तरह बाकी और देश भी कब्जा रहे थे। जैसे फ्रांस ने तो हमारे यहाँ पे भी कब्जा कर रखा था ना, सॉरी फ्रांस ने, जर्मनी नहीं, फ्रांस ने तो हमारे यहाँ पे भी कब्जा कर रखा था। फ्रांस का तो आपको पता है, तो फ्रांस और अंग्रेजों के पीछे बहुत सारी लड़ाई भी हुई थी। फ्रांस को एक पौंडीचेरी वाला जो इलाका है फ्रांस के पास आया करता था, है ना, तो फ्रांस ने तो हमारे यहाँ पे भी हमला, मतलब हमारे यहाँ पे भी कब्जा रखा था। उसी तरह फ्रांस जो है मोरक्को देश को भी कब्जाना चाहता था, है ना, और जर्मनी भी अलग अलग देशों को कब्जा रहा था, तो जर्मनी भी कब्जाना चाहता था। तो इसी वजह से इन दोनों के बीच में लड़ाई पहले से थी, है ना। ये जो आपकी हुई है ना 1909, अभी हम बात कर रहे हैं, फिर 1914 में शुरू हुई थी आपकी पहला विश्व युद्ध। ये ऐसा नहीं था कि उसी टाइम पे कुछ हुआ है, बहुत पुराने जमाने से, बहुत पुराने समय से चला आ रहा था। वर्ल्ड वॉर जो दूसरा विश्व युद्ध था क्यों शुरू हुआ था, उसका जो शुरू क्यों हुआ था वो एक अलग टॉपिक है। शुरू क्यों हुआ था, है ना, वो इनकी वजह से शुरू नहीं हुआ था, वो यहाँ की वजह से शुरू नहीं हुआ था, इनके बीच में जो लड़ाई है। लेकिन वो आगे कैसे बढ़ा, वो इन लोगों के बीच में जो लड़ाई है उसकी वजह से हुआ था, है ना। क्योंकि जर्मनी का क्या सिस्टम था, क्योंकि देखिए ये जो जैसे फ्रांस हो गया, है ना, और आपका अंग्रेज हो गए, यूके हो गया, है ना, ये सब जो देश थे ये सब ज्यादा से ज्यादा देशों को कब्जा रहे थे, है ना। लेकिन जर्मनी क्या है, जर्मनी को कब्जाने नहीं दे रहे थे, है ना। भले ही फ्रांस के बीच में और अंग्रेज जो थे उनके बीच में भारत में लड़ाई हुई, और भी बहुत जगह लड़ाई हुई, है ना। इन दोनों की बहुत बड़ी दुश्मनी थी 1800 में, जो 1800 होते उसमें इनकी बहुत बेकार दोस्ती थी, है ना। 18 में, है ना, 18 बल्कि 17 में हुए इनके युद्ध। 18 तो बहुत आगे बोल दिया मैंने, जो 70s होते हैं, 70 50 के दौरान इनके सारे युद्ध हुए हैं, मतलब 50 से पहले पहले हुए हैं। 46 39 46 47 1739 1740 41 42 इन सब में इनके युद्ध हुए। 50 तक इनके सारे युद्ध खत्म हो गए थे। लेकिन 1900 तक आते आते तो आपके जो फ्रांस है और जो आपके अंग्रेज थे, है ना, ब्रिटिश थे, इनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो ये दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। और जर्मनी जो है ये जब किसी देश को कब्जाने आता था तो उसको कब्जाने नहीं देते थे जर्मनी को। तो इसके बीच में, इसलिए इनके बीच में लड़ाई चली रही थी बहुत पहले से, है ना। और जो यूरोपियाई देश थे, और यूरोपियाई देश या और फ्रांस और जो अपने ब्रिटिश के जो अंग्रेज थे उनके बीच में, और जर्मनी के बीच में, है ना, वो सब एक तरफ से, जर्मनी एक तरफ है। जर्मनी को देश कब्जाने नहीं दे रहे थे, इसलिए इनके बीच में लड़ाई थी बहुत पहले से। उसके बाद जब जर्मनी को मौका मिला दूसरे विश्व युद्ध में इनके खिलाफ लड़ने का, तो जर्मनी एकदम कूद गया। शुरू क्यों हुआ था पहला विश्व युद्ध शुरू क्यों हुआ था, दूसरा तो जर्मनी ने शुरू किया था, हिटलर ने। लेकिन जो पहला जो शुरू हुआ था वो किसी और वजह से शुरू हुआ था, लेकिन आगे बढ़ा क्योंकि जर्मनी और इन देशों के बीच में लड़ाई थी, तो जर्मनी जबरदस्ती कूदा और इन सबसे लड़ने के लिए, ठीक है। फिर बाद में हार भी गया था, वो बातें चलिए अलग बात है वो। तो इनके बीच में लड़ाई हुई, मतलब इन दोनों के बीच में संधि हुई 8 फरवरी 1909 1909। तो संधि कैसे हुई? देखिए, जो मोरक्को देश है ना, इसमें बहुत समय से जो है लड़ाई चल रही थी इन दोनों के बीच में। तो जो लड़ाई तो बहुत समय से चल रही थी, पर जो लड़ाई एकदम बढ़ गई ना, जो अपने चरम पे पहुंचती है लड़ाई, जो अपने चरम पे पहुंची लड़ाई, वो कब पहुंची? वो आपकी पहुंची 1904 से लेके 1907 तक, 7 या 6 बोल सकते हो। तो 1904 से लेके, यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकता हूं, 1904 से लेके 1906 तक बोल दीजिए, है ना। 1904 से लेके 1906 तक इनके बीच में जो लड़ाई पहुंची वो चरम तक पहुंची, है ना। उसके बाद फिर इन्होंने संधि बंदी करके सब शांत कर लिया था। तो इस समय पे क्या हुआ, इस समय पे इन दोनों के बीच सीधे सीधे आ गए। पहले तो ये डायरेक्टली नहीं आ रहे थे एक दूसरे के सामने, लेकिन उसके बाद ये सीधे सीधे एक दूसरे के सामने आ गए, है ना। फिर उसके बाद ये एक दूसरे के सामने आ गए। फिर फ्रांस ने जो है स्पेन को बुला लिया, स्पेन भी यूरोप का एक देश है ना। उसके बाद फिर इसको भी बुला लिया, अंग्रेजों को भी बुला लिया। फिर जर्मनी थोड़ा पीछे हटा, फिर उसके बाद जर्मनी दोबारा से आया। ऐसे करके इनके बीच में लगातार युद्ध चलता रहा इन सालों में। 1904 से 6 के बीच में फिर थोड़े दिन के लिए शांत हुए, फिर दोबारा लड़ाई शुरू हो गई इनके बीच में। उसके बाद फिर 1909 में इन दोनों के बीच में, इन दोनों ने आपस में बैठ के बात करी, संधि हुई इनके बीच में। क्या संधि हुई कि जो राज होगा मोरक्को पे, वो राज होगा फ्रांस का, लेकिन और जो आसपास के देश है उनके साथ जर्मनी ट्रेड कर सकता है ना, उनके साथ ट्रेड कर सकता है। उनपे जो ट्रेड की जो एकड़ता होगी, है ना, जो ट्रेड करने का सबसे पहला अधिकार होगा वो जर्मनी का होगा। लेकिन जो मोरक्को पर राज होगा वो किसका होगा? फ्रांस का होगा, ठीक है। तो ये इनकी संधि हुई, और जो मैंने पूरा बैकग्राउंड था संधि का वो आपको बता दिया। इसी को फिर मैंने वर्ल्ड वॉर 1 से भी रिलेट करके, तो पहला विश्व युद्ध से भी रिलेट करके बता दिया आपको,
ठीक है, क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर वन पढ़ाएंगे तो आपको शायद ये याद आए, जब मैं आपको कोशिश करूंगा जब आपको पहला विश्व युद्ध पढ़ाएं तो यहाँ से लिंक करनी थी उसको, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कैसे कैसे वर्ल्ड वॉर वन जो है शुरू हुई थी। क्योंकि कोई भी इतना बड़ा इवेंट होता है ना, वो एकदम से शुरू नहीं होता, पहले बहुत छोटी सी, उससे धीरे 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 करके बढ़ता है सब कुछ। अंग्रेज जो है हमारे यहाँ पे आए, है ना, हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए तो ऐसे थोड़ी बस एकदम आके बैठ गए, पहले धीरे धीरे आए, पहले कुछ लोग आए, उन्होंने कंपनी बनाई थी, वो थोड़ी बड़ी हुई, फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर उसके बाद वो और बड़ी हुई, उसके बाद फिर उन्होंने कोशिश कर दी हमारे हमारे देश को धीरे धीरे कब्जा ली। सबसे पहले बंगाल कब्जा आया, फिर बम्बई वो आपका महाराष्ट्र कब्जा आया, है ना, फिर मद्रास कब्जा आया, ऐसे ऐसे करके फिर उन्होंने पूरा भारत कब्जा लिया। ऐसे हुआ ना, कोई भी बड़ा इवेंट होता है तो एकदम नहीं होता, धीरे 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 करके होता है जो भी बड़ा इवेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आज की लास्ट न्यूज देखते हैं, 8 फरवरी, आज की लास्ट न्यूज देखते हैं, 8 फरवरी, 8 फरवरी, वीडियो काफी लंबी हो गई, 50 मिनट के आसपास की हो गई है। 8 फरवरी, यही देख रहा था मैं, वीडियो कितनी लंबी होगी। 8 फरवरी 1971, 1971, 8 फरवरी 1971 को क्या हुआ, 1971 दुनिया के पहले इलेक्ट्रॉनिक शेयर बाजार नेस्डेक की शुरुआत हुई। ठीक है, शेयर बाजार के बारे में आप सबने सुना होगा। देखिए, आपको शेयर बाजार के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, आपके एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, कोई ज्यादा से ज्यादा आपको पूछ भी लिया तो ये पूछ लेगा भारत के ऐसे कौन से स्टॉक एक्सचेंज है जो भारत के चलते हैं, है ना। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, देखिए जो भी स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म हो गया, इसमें जो भी आप शेयर किसी कंपनी के खरीदते हो, आपको सिक्योरिटी कोई भी खरीदते हो, शेयर खरीद लिया, बॉन्ड खरीद लिया, कुछ भी जो खरीदते हैं ना, खरीदते बेचते हैं, उसी से तो काम चलता है। मैंने आपको करंट अफेयर की वीडियो में एक बार आपको समझा भी रखा है, 2 तरीके से होता है, एक होता है शॉर्ट, एक होता है लॉन्ग। ये 2 तरह की इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट तो की जाती है जब हम किसी का कोई शेयर खरीदते हैं तो अपने पैसे तो देते हैं उसको, और फिर उसी के हिसाब से बढ़ रहा है कि कम हो रहा है उस हिसाब से पैसे आते जाते हैं। तो शॉर्ट क्या होता है, देखिए शॉर्ट लगाया जाता है, मतलब शॉर्ट वाली ट्रेडिंग जो होती है, शॉर्ट वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसका मतलब होता है जब आपने लगाई है इस चीज पर पैसे लगाए हैं कि किसी के शेयर नीचे गिरेंगे। जैसे ये कोई कंपनी है ना, मुझे लग रहा है कि इसके शेयर नीचे गिरेंगे, चाहे किसी वजह से भी लग रहा हो मुझे इसके शेयर नीचे गिरने वाले हैं, तो मैंने इसके नीचे गिरने पे पैसे लगा दिए कि नीचे गिरेंगे इसके पैसे, वो शेयर, तो जितने इसके शेयर नीचे गिरते चले जाएंगे ना, उतना ही मैं पैसे कमाते चला जाऊंगा। और ये तो हो गया शॉर्ट। लॉन्ग क्या होता है, लॉन्ग होता है कि मैं जैसे कंपनी है, मुझे लग रहा है इसके शेयर तो ऊपर ही जाएंगे भैया, नीचे जाने का कोई मतलब नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो मैंने लगा दिए कि इसके शेयर ऊपर जाएंगे, इस चीज पे मैंने पैसे लगा दिए कि इसके तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे शेयर, तो जब मैंने पैसे लगा दिए ज्यादा पे और इसके शेयर बढ़े तो मैं पैसे जब कमाऊंगा। तो ये 2 तरीके होते हैं, है ना। तो हम शेयर जो खरीदते हैं या कोई बॉन्ड खरीदते हैं, जो भी हमको ट्रेडिंग जिसमें भी करनी है, सब चीज खरीदते हैं, 4-5 चीज होती है, वो जो प्लेटफॉर्म होता है जो हमको खरीदने का मौका देता है, हमको शेयर मार्केटिंग का मौका देता है, वो क्या होता है, वो होता है आपका स्टॉक एक्सचेंज। तो ये एक तरह का स्टॉक एक्सचेंज है आपका, क्या, नेस्डेक। ये नेस्डेक आपका एक स्टॉक एक्सचेंज है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ना कि इंडिया के, अगर आपसे कोई शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ भी लिया तो ये पूछ सकते हैं बस कि इंडिया के सबसे फेमस स्टॉक एक्सचेंज कौन से हैं, इंडिया के सबसे फेमस स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं। तो 2 याद रखिएगा आप हमेशा के लिए, 2 कौन कौन से, एक तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये 2 याद रखिए आप। और तीसरा चाहे तो आप कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी याद रख सकते हैं। ये 3 है आपके जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, बाकी जब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाएगी तो इनके बारे में आपको पढ़ा ही जाएगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। तो ये 3 स्टॉक एक्सचेंज है जिससे आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और CSE मतलब कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज। ये कलकत्ता वाले का तो बहुत ही कम चांस है, जो मेन पूछे जाते हैं इन्हीं 2 से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कौन सा आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है कहाँ का है, ये है आपका USA का, ये आपका अमेरिका का है, जो कहां पे लॉन्च किया गया था, जो लॉन्च किया गया था न्यूयॉर्क में। ये पहला इलेक्ट्रॉनिक जो है आपका शेयर, इलेक्ट्रॉनिक था, वो क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक वो था, स्टॉक एक्सचेंज था, पहला इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज था। क्योंकि देखिए जब 1941 की बात हो रही है, उस टाइम पे तो ऐसी कोई डिजिटल चीज बहुत सारी आई नहीं थी, है ना, मैनुअल काम ही सब कुछ चलता था, डिजिटल ऐसा कुछ था नहीं बहुत ज्यादा। तो ये उस समय का पहला, जो पूरे देश पूरे दुनिया का पहला ऐसा स्टॉक एक्सचेंज है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में आया था, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में आया है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आया होगा, जो समझ गया आप, जो बिजली के द्वारा चलती होगी, करंट के द्वारा चलती होगी, कोई भी डिवाइस, कोई भी उपकरण, उसमें आया था, जो पहला था ये। और कहां का था ये आपका USA का, ठीक है। इस समय की बात करें ना तो USA में जो 2 सबसे बड़े हैं,
कैपिटल एक्सपेंडिचर के मामले में बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पैसे वाले उसमें जो बात करें अगर आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पैसे खर्च करना होता है, मतलब खर्च करने वाला। कैपिटलाइजेशन के मामले में मतलब पैसे बढ़ाने के मामले में जो सबसे ज्यादा पैसे के ऊपर काम कर रहा है, सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, वो कौन सा है, कमा के दे रहा है या कमा रहा है, वो दूसरे नंबर पे आता है यूएसए के में। पहले पे दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, दूसरे पे आता है आपका नेस्डैक। पहले पे कौन आता है, पहले पे आता है आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। पहले पे कौन आता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो भी आपका यूएसए का है। दूसरे पे नेस्डैक स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, कैपिटलाइजेशन के मामले में, पैसे बनाने के मामले में, ठीक है। ये जो है आपका नेस्डैक यूएसए का है। कहां पे लॉन्च किया गया था इसको न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था, जो न्यूयॉर्क सिटी है, ठीक है। और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है वो भी न्यूयॉर्क का ही है, पर वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, वो बहुत पुराना चला आ रहा है। ये जो है पहला इलेक्ट्रॉनिक था नेस्डैक। और भारत के मैंने आपको बता दिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और तो एक आध क्वेश्चन कोई पूछ भी ले तो एक बार को ये भी याद कर लीजिएगा, सीएससी मतलब कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, एक बार आप पूरा बोर्ड देख लीजिए। आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। एक बार आप देख लीजिए बोर्ड। तो दोस्तों आपने बोर्ड भी देख लिया होगा और आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया ना, तो आपको बस एक काम करना है, आपको वीडियो देखते ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि जी सर हमको ये चीज समझ में नहीं आई है। फिर मेरा काम होगा आगे का, आपका बस एक ही काम है, आप देखो और समझो। कुछ नहीं समझ में आ रहा पूछो, फिर जो समझाने का काम है वो मैं करूंगा, ठीक है। मैंने आपके दिमाग में ये सब डाला है, आपके में है ना, मैंने आपको सब कुछ ही बताया है, तो मेरा काम है कि मैं आपको समझाऊं, है ना। वरना आप क्या करोगे, जैसे आपको कुछ समझ में नहीं आया और कहीं सर्च करने लग गए आप, तो आपका उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो आपको बस एक काम करना है, जो टॉपिक आपकी समझ में नहीं आया उसको कहीं लिख लीजिए कि इसको बाद में लिखेंगे, इसके बारे में नोट्स जो बनाएंगे। नोट्स तो आप बना ही रहोगे ना, नोट्स बनाने बहुत जरूरी है, नोट्स जरूर बनाइएगा। वरना अभी तो आपने पढ़ लिया, आपको लगा सब याद है, लेकिन एक महीने बाद, कुछ दिन बाद, एग्जाम से कुछ दिन पहले आप रिवाइज करोगे, कैसे करोगे? या तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी दोबारा से, वरना आप नोट्स बनाओगे तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हो उसको, ठीक है। नोट्स जो है अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाओ, और जो ये टॉपिक जो आपकी समझ में नहीं आया उसको साइड में लिख लो। फिर आप मुझसे पूछ लो कि ये हमारी समझ में नहीं आया सर, कमेंट सेक्शन में बता दो, या आपको टेलीग्राम चैनल का हमारे का लिंक मिल जाएगा। कहां पे लिंक मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, है ना। आप हमारे फेसबुक पेज का भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पेज का भी मिल जाएगा। आप कहीं पे भी इसको जो है पूछ सकते हो हमसे, मैं आपको बता दूंगा वीडियो में। आपकी जो कल, अगर आपने कल तक पूछ लिया, कल की वीडियो आने तक पूछ लिया, तो जो 9 फरवरी की वीडियो आएगी ना आज के इतिहास की, मैं आपको समझा दूंगा उसमें। वरना तो कल तक नहीं पूछ पाए, थोड़े लेट हो गए, तो मतलब मान लीजिए मैं नहीं देख पाया, आप थोड़े लेट कमेंट किया आपने, तो फिर 10 वाली में बता दूंगा। बता मैं दूंगा, आपको पूछना आपको ये, क्योंकि मुझे, अगर आप मेरे सामने होते तो मैं यही पूछ लेता, कुछ समझ में आया नहीं आया। लेकिन आप मेरे सामने नहीं हो, आप अपने घर पे बैठे हो, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको पूछना पड़ेगा मुझसे कि हमारे ये समझ में आया, बताने का काम मेरा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर 9 फरवरी की करंट अपडेट, सॉरी करंट अपडेट की वीडियो बनाता हूं ना, तो कभी कभी हो जाती है गलती। तो 9 फरवरी की आज के इतिहास की वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने पढ़ाई पे पूरा ध्यान रखिए। और हमारा जो चैनल है मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमको सपोर्ट करें। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको अपना 100% देने की, आप भी हमारी थोड़ी सी मदद करिए। हमारे बस आपको क्या करना है, 1 सेकंड लगती है लाइक करने में और शेयर करने में, तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों को, उनको भी हमारे चैनल के बारे में पता चलेगा, वो भी देखेंगे, उनको कुछ पसंद आएगा, वो भी आगे शेयर करेंगे, वो भी पढ़ेंगे, उनको भी मौका मिलेगा हमारे साथ जुड़ने का, ठीक है। तो हमको एक चैनल जो है बड़ा से बड़ा, पूरी फैमिली परिवार की तरह बड़े से बड़ा बनाना है। उसके लिए आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको भी मदद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं फिर 9 फरवरी की 9 फरवरी के आज के इतिहास की वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।